स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अपना जो अक्टूबर मंथ है उसके लास्ट वीक का PIB का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी अच्छे होंगे, मेरी ये उम्मीद है, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट हर वीडियो में, हर सेशन में एक बड़े भाई होने के नाते करता रहता हूँ कि अपने समय को, अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करो। अपनी की हुई कमिटमेंट्स को कब तक नज़रअंदाज करते रहोगे? आपको पता होगा, ये आप ही जानते हो कि 2024 के शुरू होने में आप सभी ने अपने आप से कितनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करी थी, लेकिन आज क्या समय है, आप अपने आप को कितना इग्नोर कर रहे हो, अपनी बातों की कितनी, कहते हैं ना, तौहीन कर रहे हो, अपनी बातों की वैल्यू नहीं कर रहे हो, अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू नहीं कर रहे हो। एंड अगर आप अपने बातों की, अपने वादों की, अपने टारगेट्स की वैल्यू नहीं करोगे, अपने टाइम की वैल्यू, अपने एनर्जी की वैल्यू नहीं करोगे, तो ट्रस्ट मी, इस दुनिया में आपकी वैल्यू करने वाला, आपकी बातों की वैल्यू करने वाला कोई और दूसरा नहीं होगा। तो शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है और आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपना PIB वीकली एनालिसिस 4th वीक हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है अपने किसी एक ऐसे बैच को ज्वाइन करने का लिए जो आपको कंप्लीटली आपकी तैयारी में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो स्टडी IQ IAS का कल 11 नवंबर से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंदर में हम 2026 की आपको तैयारी कराएंगे और ये बैच कंप्लीट बैच रहने वाला है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में आपको ये टेंशन लेनी ही नहीं है कि क्या कहीं और किसी बैच को ज्वाइन करके हमें और कुछ अलग से करने, टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करने की, नहीं, सब कुछ आपको इसी बैच में मिल जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में अगर मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताऊं, ये कंप्लीट इसमें आपका GS रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी। सपोज करिए आप लाइव क्लासेस को अगर मिस कर देते हैं तो आपको उस रिकॉर्डिंग की वीडियो आपको क्या है, आपके पोर्टल पर मिल जाएगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है, मेंस की टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है, आपके प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी इसी बैच में ही इंक्लूडेड है, मेंस का क्रैश कोर्स भी इसी बैच में इंक्लूडेड है, बुक्स भी इसी में इंक्लूडेड हैं। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी IQ IAS के कैंपस में कर सकते हैं। CSET की क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर की क्लासेस, वीडियो, PDF, मंथली मैगजीन, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको देर नहीं करना चाहिए, आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। और बैच जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो जो पोर्टल है वहाँ पर प्राइस डिफरेंट होगा, तो वहाँ पर ना आपको एक ऑफर कोड लगाना होता है। वो कोड डिफरेंट आपके सामने रहते हैं। तो वहाँ पर एक कोड है, जो मेरा कोड है PRT लाइव, आप इस कोड को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और आप सभी अगर इस वीडियो की PDF या फिर मान के चले कोई भी अपडेट चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन है, आ सकता है इससे रिलेटेड। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक सेरेमनी को क्या किया है, यहाँ पर एड्रेस किया था। तो अभिधम्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है कब, जब जो भगवान बुद्ध थे उनका रिटर्न होता है फ्रॉम द सेलेशियल रियल्म टू द 33 डिवाइन बीइंग्स, ठीक है, जिसको हम तव तिमसा देवलोक भी बोलते हैं, जहाँ से वो कहाँ आए थे, सनकिसिया, बसंतपुर
फर्रुखाबाद के अंदर में आए थे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस दिन को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, किसके नाते से, आपके इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये सिग्निफिकेंस है किस चीज़ का, और याद रखिएगा इस लोकेशन की या फिर इस डे के सिग्निफिकेंस को कैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अशोकन एलिफेंट पिलर है वो भी यहीं पर ही आपको देखने को मिलता है। तो अभिधम्म ओरिजिन कहाँ से मिलता है, तो अगर आप पाली टेक्स्ट को पढ़ते हैं, पाली आप सभी जानते हैं, पाली भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड हो चुकी है। तो बुद्ध जी फर्स्ट प्रीच द अभिधम्म टू द गॉड्स, उसके बाद में वो क्या आए थे, कहाँ पर, धरती पर आए थे। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे गॉड्स ऑफ हेवन यानी कि तव तिमसा में वहाँ पर उन्होंने सभी को ये बताया। उसके बाद में उस साथ में अपनी उनकी माता जी भी थी। उसके बाद में वो अर्थ पर आए और वहाँ पर उन्होंने अपने जो डिसाइपल थे सारिपुत्र, उनको क्या किया, इसका ज्ञान दिया, उनको ये चीज़ें सिखाई, उनके टीचिंग। ठीक है, तो अभिधम्म दिवस अलाइंस विद द कंक्लूजन ऑफ वसा। तो वस क्या होता है, एक एनुअल 3 मंथ का मोनास्टिक रिट्रीट होता है जो हर साल क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है मानसून सीजन से पहले। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिए, मानसून सीजन के समय खासतौर पे कौन से सेक्ट के द्वारा, थेरावड़ा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के द्वारा। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे पवर्ना फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ वसा एंड इन्वॉल्व्स अ कम्युनल गैदरिंग वेयर मॉन्क्स कन्फेस करते हैं अपने फॉल्ट्स को एंड इनवाइट करते हैं क्रिटिक, सारी की सारी चीज़ें तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पाली लैंग्वेज को हमने क्या किया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है। अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो चुकी हैं, 11 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। तो पाली इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज फैमिली उससे बिलोंग करता है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है, यूरोप और एशिया में बोला जाता है। इनिशियली बिलीव टू बी आइडेंटिकल टू मगधी शुरू के समय में, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ और रिसर्च किया गया तो पाया गया कि पाली शेयर्स मोस्ट सिमिलैरिटीज विद प्राकृत लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखा है तो पाली को क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है। किसके साथ में प्राकृत, मराठी, असमीज एंड बंगाली। तो अभी पहले कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करती, 6 हुआ करती थी, 5 और हमने ऐड कर दिया तो अब कितनी हो चुकी है, 11। ये भी नोट कर लीजिएगा। जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं आप देखेंगे, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, पाली भाषा में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये दर्शाता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और ये जो पाली भाषा है ये बुद्धिज़्म से भी हमारे कनेक्ट को क्या करता है, शो करता है। जो बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट हैं, जो क्या में उनके जो कई सारे ग्रंथ हैं, वो सभी पाली भाषा में ही आपको देखने में। पाली काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप देखें थेरावड़ा बुद्धिज़्म के अंदर में और कैनोनिकल टेक्स्ट के अंदर में, जिसको हम सुत पिताका, जिनको हम पिताका बोलते हैं, विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम्म पिताका, उन तीनों भी कोई भी हम पाली भाषा में ही देखते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए, बुद्धिज़्म एशिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार है। तो पाली अगर क्या में आप देखेंगे वेरियस लोकल स्क्रिप्ट में, जैसे ब्राह्मी में, खरोश्ती में, अलग अलग सिंहली में, थाई में, बर्मीज़ में, खमेर में, हर अलग अलग लैंग्वेज, अगर अलग अलग स्क्रिप्ट में आपको पाली भाषा देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये आप ट्री को देख सकते हैं, बुआबेब। ठीक है, या बुआ बोल सकते हैं आप इसको, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें। तो इसको हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो नई रिसर्च अभी हुई है साउथ अफ्रीकन इकोलॉजिस्ट ने, और उन्होंने कहा है कि ये जो क्लेम था कि अफ्रीकन जो बुआब है, ट्री इज़ डाइंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसके रिगार्डिंग क्या हुआ है, एक स्टडी हुई है। तो इसको ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। बुआब ट्री डिफाइंस क्या नाम है, अफ्रीकन जो लैंडस्केप है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको हम लार्जेस्ट लिविंग बीइंग बोलते हैं जो अभी इस प्लेनेट के अंदर में है, क्योंकि कहा जाता है ये ट्री, कई सारे इसमें से जो ट्री हैं वो 1000 साल पुराने हैं, 1000 साल पुराने। तो देयर आर 9 स्पीशीज ऑफ बुआब ट्री, 6 ऑफ विच आर नेटिव टू मेडागास्कर, 2 टू मेनलैंड अफ्रीका एंड द अरेबियन पेनिनसुला, एंड एक कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, दे आर टिपिकली फाउंड इन सेमी एरिड रीजन एंड आर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द अफ्रीकन सवाना सिस्टम। बुआब इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव थिक ट्रंक दैट कैन स्टोर वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। The tree has large swollen trunk, often referred as the bottle tree, due to its capacity to store water up to 1 lakh liter of water. आप सोचिए, the leaves are deciduous, falling during the dry season. ये भी नोट कर सकते हैं। The trees that can grow up to 30 meter. The fruit of the boab, known as the monkey breed, is highly nutritious and rich in vitamin C. तो ये एक फैक्ट था, PIB में था, तो आपको पता होना चाहिए। तो भारत में कहाँ कहाँ ऐसे
क्या नाम है पेड़ देखने को मिलेंगे। तो आप मांडू यानी कि मध्य प्रदेश में देखेंगे, वहाँ पर 1000 बोआब ट्री आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मांडू की इमली, द ट्रीज वर ब्रॉट टू मांडू बाय अफ्रीकन ट्रेडर्स, ये नोट कर सकते हैं, भील ट्राइब ने इनको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद देखिए प्रयागराज में, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ पर भी बोआब ट्री आपको देखने को मिलेगा। मुंबई में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन नंबर कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कई बार आप सभी को पता है कि यूपीएससी में एजेंसी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन अगर न्यूज़ में है तो डायरेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन किस कारण से न्यूज़ में है कि क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो न्यूक्लियर पावर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। आप सभी ये चीज़ जानते ही है ना कि वर्ल्ड के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा पुश हो रहा है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ पुश होना है। क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम है उससे हमें स्विच करना है। अब कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम से ग्रीन हाउस गैसेज का पॉल्यूशन, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो एक रिलायबल एनर्जी का सोर्स माना जाता है किसको, न्यूक्लियर एनर्जी को। तो अभी आज के समय पे बहुत सारी कंट्रीज अपने जो एनर्जी इकोसिस्टम उसको डीकार्बनाइज करना चाहते हैं, साथ में वो क्लीन एनर्जी की तरफ में जाना चाहते हैं। तो यही एक कारण है कि बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं किसके अंदर में, एटॉमिक एनर्जी में। जैसे भारत भी इस समय पर एटॉमिक एनर्जी के लिए इंटरेस्टेड है। तो आप देखेंगे रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है क्लीन एनर्जी के लिए, और उसके अंदर में आपको न्यूक्लियर पावर के लिए जो कहते हैं ना चाहत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और कहा जा रहा है 2050 तक अगर हमें नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। इसी के रिगार्डिंग रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर पावर, ऐसा करके रिपोर्ट आई है जो IAEA के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और उसी रिगार्डिंग ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करना है तो जो अभी करंट लेवल पर जो क्या नाम है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी है उसको आपको एटलीस्ट 2.5 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो 1957 में स्टैब्लिश हुआ था एज एन ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजेंसी का मेन काम क्या है, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। अगर आप देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर एनर्जी का कैसे पीसफुल तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पस के लिए डाइवर्ट ना किया जाए, न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए हो। तो इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए, दो गवर्न बाय इट्स ओन फाउंडिंग ट्रीटी, द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स टू बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को करता है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UN ऑफिस के अंदर में है। ठीक है, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया वियना में। तो मेन क्या है, प्रमोट करना है सेफ यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मॉनिटर करना है, वेरीफाई करना है कि जो कंट्रीज़ हैं क्या वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाइंड कर रहे हैं, उसको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में ये भी इंश्योर करना है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको मिलिट्री के लिए यूज़ तो नहीं किया जा रहा है। सेफ गार्ड करना, वेरिफिकेशन करना, इंस्पेक्शन करते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, ये वेरीफाई करने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल किसी और काम में तो यूज़ नहीं हो रहा है, वेपन बनाने में तो यूज़ नहीं हो रहा है, टेक्निकल कोऑपरेशन में भी हेल्प करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में भी हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट फैसिलिटेट करते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। मेंबरशिप देखा जाए तो मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल UN मेंबर्स। नोबेल पीस प्राइज़ तो IAEA को विद साथ में डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एल बरदई, उनको क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2005 में, तो नोट कर सकते हैं। भारत IAEA का फाउंडिंग मेंबर रहा है, और हमने आप सभी को ध्यान होगा ये इंडिया ने सेफ गार्ड मैकेनिज्म ये एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको हम सिविल डील भी बोलते हैं, 2009 में US के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है PM की, या फिर PM की नहीं, PM यशस्वी स्कीम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए यशस्वी स्कीम का मतलब क्या है। तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PM यशस्वी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री आपको पता चल गई कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू कौन सी कैटेगरी से, OBC,
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डी नोटिफाइड ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए इस स्कीम को क्या है लॉन्च किया गया, पीएम यशस्वी स्कीम, जिसके अंदर में क्या किया जाएगा, कंसोलिडेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ वेरियस अर्लियर स्कीम। जो पहले स्कीम चल रहे थे उन सभी को एक जगह पर लाया गया, जैसे डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब, उन सभी को मर्ज कर दिया गया इसी स्कीम के अंदर में। तो ऑल दीज स्कीम्स विल नाउ बी मर्ज टू फॉर्म पीएम यशस्वी स्कीम विच विल बी बेनिफिट द स्टूडेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इफेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का कि कैसे एजुकेशनली एम्पावर किया जाए दीज सेक्शंस को, जहां पर क्या है बेहतर एजुकेशन को पहुंचाया जा सके और जो फाइनेंस एक बैरियर के रूप में आता है वहां पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके क्या किया जा सके, इस फाइनेंस बैरियर को रोका जा सके। तो इस स्कीम के अंदर में स्टूडेंट्स कैन अवेल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लास 9 to 10 एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर देयर हायर स्टडीज एट पोस्ट मैट्रिक, और फिर उसके बाद पोस्ट सेकेंडरी स्टेज के लिए भी ले सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर में इस प्रिपेयर फॉर स्टूडेंट कहाँ पर आपके 9th और 10th के लिए, और वहाँ पर आपको इनकम कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, प्लीज याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको करेगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज न्यूज़ में बना हुआ है, हर समय एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप सभी जानते ही हैं कि भारत की जो क्वाड ग्रुप है उनके साथ में एक नेवल एक्सरसाइज, वैसे शुरुआत याद रखिएगा मालाबार एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएस के बीच में शुरू हुई थी, उसके बाद में इसको जापान ने ज्वाइन किया, फिर लेटेस्ट इसको किसने, ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। और अब जो मालाबार एक्सरसाइज है वो चारों कंट्रीज, ये नेवल एक्सरसाइज है, चारों की चारों कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। चारों कौन कौन सी, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी कि ये क्या है, क्वाड। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि क्वाड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है कि मालाबार एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज, नहीं, हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो मालाबार एक्सरसाइज जिसमें चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट करनी है, यानी कि क्वाड की चारों कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। और ये दर्शाता है, ये इस समय पर क्या शो कर रहा है, क्योंकि क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैसे चाइना के अगेंस्ट में कैसे यहाँ पर एक रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश किया जाए, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको कैसे सेफ और सिक्योर बनाया जाए। तो उसके अंदर में मालाबार एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट आ सकता है, पोंग डैम ये कहां पर है, प्लेसेस इन न्यूज, डैम इन न्यूज, ऐसा करके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे पोंग डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इवन आफ्टर 5 decades have passed since thousands were uprooted to make way for construction of Pong Dam, केसेस ऑफ 6,736 फैमिलीज वो अभी भी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 75,000 एकड़ का एरिया जो कि 94 विलेजेस में फैला हुआ था, नूरपुर और देहरा तहसील में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, वॉज एक्वायर्ड, जिसके लिए क्या है, ये पोंग डैम बनाने के लिए एक्वायर किया गया था। तो पोंग डैम याद रखिएगा, ये जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, किसकी नदी, कौन सी नदी पे बना है, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। इट इज एन अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम, इसको ऑल्सो नोन एज द महाराणा प्रताप सागर डैम, जिसको हम रिजर्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, याद रखिएगा। मेन पर्पस क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करना है इरिगेशन के लिए, जिससे आप पानी को कहाँ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में यूज़ कर सकते हैं। वाटर स्टोरेज के लिए यानी कि रिजर्वायर के लिए भी वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। 1974 में कंप्लीट हुआ था। महाराणा प्रताप सागर लेक फाउंड बाय द डैम इज रामसर वेटलैंड साइट, ठीक है। तो इसको माइग्रेटिव बर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार ये पिछले 1.5 साल से न्यूज़ में रहता है ये टॉपिक, तो याद रखिएगा। तो ये ककाती जो स्मॉल विलेज है, बेलागवी डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है, कर्नाटका के अंदर, बेलगावी भी बोलते हैं इसको, बेलगावी भी बोलते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन कर्नाटका के लिए प्लीज डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। शी बिकेम द क्वीन ऑफ कित्तूर, यानी कि जिसको हम कर्नाटका बोलते हैं, व्हेन शी मैरिड राजा मल सरजाजा देसाई फैमिली से जो बिलोंग करते थे। तो और उनकी जब स्वर्गवास हो गया 1816 में, तो उनके जो बड़े बेटे शिव लिंग रुद्र सरजा, उनको थ्रोन मिला। और बिफोर हिज डेथ इन 1824
उन्होंने क्या किया, एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, ठीक, जिनका नाम था शिलंगप्पा, अपने सक्सेसर के नाते। लेकिन आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें लेजिटिमेसी नहीं दी, क्योंकि आप सभी को पता होगा ना वो एनेक्सेशन जो पॉलिसी थी, ठीक है। तो उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला जो था, रानी की झांसी वाली भी यही कहानी थी, है ना। तो जॉन थैकरे द कलेक्टर कम पॉलिटिशियन ऑफिसर, उन्होंने क्या किया, स्टेशन कर लिया यहाँ पर, और उस समय पर फाइट होती है, और वहाँ पर क्या नाम है, 2 ब्रिटिश ऑफिसर सर वॉल्टर एलियट एंड were also hostages. Kittur Fort was once again captured by British Army. फिर रानी चेन्नम्मा and her family were put in jail and jailed in the fort. ये चीज़ याद रखिएगा, 1829 में उनका स्वर्गवास हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिंक टिकट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, आप सभी को पता होगा कि महिलाओं को फ्री टिकट जो दी जाती है, तो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है। तो राइडिंग द जस्टिस रूट, द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। 5th एनिवर्सरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट पिंक टिकट पॉलिसी, जहां पर जो महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से ट्रैवल कर रही हैं उनको पिंक टिकट दी जाएगी, और उनको क्या है, कॉस्ट नहीं देनी होती है, फ्री उनका फेयर रहता है। तो उससे रिगार्डिंग है, एज पर द रिपोर्ट 1 in 4 women have started using buses after travel was made fare free, ठीक है। After the scheme's introduction, 23% of women have started using buses at least 4 times a week. 15% of women who rarely or never used bus before the scheme now use them regularly. तो एक तरीके से इसको ना केस स्टडी के रूप में भी देखा जा सकता है। दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाएं और लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ करें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूजेस के कारण में जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसको भी आप कम कर सकते हैं। अगर कुछ चैलेंजेस को देखे जाए वुमेन के द्वारा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है सेफ्टी। सबसे ज़्यादा कंसर्न महिलाओं को ट्रैवल करते समय पर सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। द सर्वे ऑल्सो सजेस्ट दैट द 77% ऑफ वुमेन फील अनसेफ वाइल ट्रैवलिंग बाय बस आफ्टर 5 PM एंड 2 in 3 वुमेन फाइंड द लाइटनिंग ऑफ बस स्टॉपर इनएडुकेट रहता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वुमेन को जब हम वर्क फोर्स में देखते हैं तो उनका नंबर इतना कम क्यों है, क्योंकि ये सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ट्रैवल वाला भी, प्लस में मतलब क्या नाम है, कॉस्ट तो है ही, प्लस में ट्रैवल के समय पर फ्रीक्वेंसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 87% वुमेन ने रिपोर्ट किया है कि उनको 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये स्कीम की तरह, मतलब इसको केस स्टडी के रूप में ले सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में ये स्कीम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। प्लस में लाइट, सेफ्टी, पुलिसिंग, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है वर्कफोर्स की, क्या नाम है, अगर महिलाओं का वर्कफोर्स में इन्हांसमेंट देखा जाए, प्लस में वुमेन एम्पावरमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इट इज़ अ लैंडमार्क इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड ऑन October 28, 2014, जिसका मेन एम क्या था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या करना है, एम्पावर करना है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना याद है आप सभी को, जिसके अंदर में गांवों को बेसिक मॉडल के रूप में क्या करना था, एस्टैब्लिश करना था। तो ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनमें कैसे रोड, टेलीकॉम सर्विसेज, सब चीज़ें इंक्रीज़ की जाए। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, प्रधानमंत्री जनमन, अभी हमने क्या नाम है, आबा जनजाति, इसका मतलब ये है कि ये स्कीम्स हमने शुरू तो 2014 से कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इनकी अचीवमेंट के ऊपर में भी हमें डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं अचीवमेंट हुआ है तभी तो बार बार ऐसी और से स्कीम्स को हमें लाना पड़ रहा है। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन में हमने 75 ऐसी ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, जिनको और ज़्यादा क्या है, सहायता की आवश्यकता है। तो ये उनको भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जैसे ट्रेडिशन, ट्राइबल लाइफ, चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, एजुकेशनल सपोर्ट मिल रहा है, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल रही है इसके अंदर में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आप देखेंगे, क्या नाम है, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बस खाली चलते फिरते आपके नज़र में रहना चाहिए। मेंस के ओरिएंटेड आप जब देखेंगे तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता रहता है। ट्राइब और ट्राइब एसोसिएटेड जो स्कीम्स हैं वो एग्ज़ाम में रहती है। तो आई होप आज का ये छोटा सा वीकली एनालिसिस आप सभी ने एंजॉय किया होगा।
और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। आप सभी को ये मिस नहीं करना चाहिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए PRT लाइव कोड यूज़ करके। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।